नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। खबर दिन भर देख रहे हैं आप। सीधे आपको लेकर चलेंगे। मिल्कीपुर उपचुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हुए हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। सुनते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय जब भी कोई पर्व और त्योहार आता था, एक दंगा शुरू हो जाता था। बेटी सड़क पे नहीं निकल सकती थी। व्यापारी की संपत्ति पर कभी भी ये लोग कब्जा करते थे। किसान के ट्यूबवेल में चोरी कर लेते थे। गाय और भैंस की भी चोरी हो जाती थी। यही तो करते थे लोग। और जो जितना बड़ा डकैत होता था, जितना बड़ा माफिया होता था, उसको समाजवादी पार्टी में उतना बड़ा ओहदा मिल जाता था। यही तो इनकी पहचान थी। और पहचान का संकट इन युवाओं के सामने होता था। उत्तर प्रदेश के बाहर जाते थे, लोग बोलते थे पहले कि उत्तर प्रदेश से, लोग उसकी तरफ से मुंह मोड़ लेते थे। और बहनों और भाइयों, मैं आज आपसे कह रहा हूं, आज उत्तर प्रदेश का दिवस भी है। आज ही के दिन 1950 में नोटिफिकेशन निकला था उत्तर प्रदेश के नाम से। आज ही के दिन निकला था। 2 जनपद उस समय जुड़े थे उत्तर प्रदेश में, वाराणसी भी और रामपुर भी। और 1950 में तब उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था, आज ही के दिन। 75 वर्ष आज उत्तर प्रदेश ने पूरे किए। ये 76वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। और इन 76 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो जिस गौरव के साथ उत्तर प्रदेश का नागरिक सिर उठा करके पूरे देश के अंदर जाएगा, हर व्यक्ति अयोध्या के साथ साथ उत्तर प्रदेश के नाम पर भी आपको सम्मान देने को आज तैयार है। और बहनों और भाइयों, इसी उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए देश की पहली सोलर सिटी अयोध्या बनी है। वहां जितनी लाइट जलती है वो रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर सिटी के रूप में ये बनी है। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, आज अयोध्या की सड़कें 4 लेन की, 6 लेन की, लोग देखने के लिए आ रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। इसका लाभ मां सरयू का पानी जब राम जी की पेड़ी में आता है, समाजवादी पार्टी के समय में आपने राम जी की पेड़ी को देखा होगा, और जल वहीं सड़ता रहता था। लोग आते थे, देख करके संकोच के मारे एक डुबकी चुपचाप लगा करके किसी तरह से निकल पाते थे। आज तो एक ओर से आ रहा है, हर जी की पेड़ी, हरिद्वार की तर्ज पर ही राम जी की पेड़ी का जल भी हर व्यक्ति को पुण्य का भागीदार बना देता है जो अयोध्या आता है। दीपोत्सव एक नई पहचान दे रहा है। तो इसका लाभ यहां भी तो प्राप्त होना चाहिए, मिल्कीपुर में भी तो प्राप्त होना चाहिए। और इसके लिए तभी ये हो पाएगा जब अच्छे लोग चुने जाएंगे। अच्छे लोग चुने जाएंगे। हमारे यहां पर विधायक गण है, श्री रामचंद्र यादव जी रुधौली में विकास के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, लगातार लगे रहते हैं। अमित चौहान जी लगातार लगे रहते हैं, लगातार उनके द्वारा प्रयास किया जाता है। ऐसे ही वेद प्रकाश गुप्ता जी अयोध्या में है ही, लगातार कार्य करते हैं। बहनों और भाइयों, लल्लू सिंह जी सांसद के रूप में तमाम परियोजनाएं अयोध्या के लिए लेकर के आए, विकास के अनेक योजनाओं को लेकर के आए। रेलवे स्टेशन का हो, एयरपोर्ट का हो, या फिर अयोध्या की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने का हो, ये सभी कार्य आगे बढ़े, निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। तो मिल्कीपुर उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ जोर लगाते हुए प्रचार में, और वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी इस समय मीडिया के सामने हैं। जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं। एमएलए खरीदने, सरकारें गिराने, पार्टियां तोड़ने में लगे हुए हैं। तो योगी जी को थोड़ा सा अमित शाह जी को बैठा के ये भी समझाना पड़ेगा कि कानून व्यवस्था अगर ठीक करनी है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा दिल्ली के लिए। आप दिल्ली को गैंगस्टर्स के हवाले नहीं छोड़ सकते। तो मैं यही अपील करता हूं योगी जी से कि थोड़ा सा बिठा के अमित शाह जी को समझाएं ताकि दिल्ली के लोगों को सुकून मिल सके। अगर कोई प्रश्न है तो बता दीजिए। सर, आपके लिए जो सिक्योरिटी कवर पंजाब पुलिस की तरफ से दी गई थी, उसको विड्रॉ
ये प्योर और शुद्ध राजनीति है और मुझे खेद है कि सुरक्षा, पर्सनल व्यक्तिगत सुरक्षा को राजनीति के हवाले कर दिया गया है। कम से कम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। थैंक यू। दिल्ली में कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। मैं उनकी बात से 100% सहमत हूँ। दिल्ली के लोग उससे 100% सहमत हैं। दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंगस्टर घूम रहे हैं। 11 गैंगस्टर्स, बड़े बड़े गैंगस्टर्स के ग्रुप हैं जिन्होंने पूरी दिल्ली को बांट लिया है 11 हिस्सों में, और खुलेआम फिरौती मांगी जा रही है व्यापारियों से। व्यापारियों के फ़ोन आ रहे हैं 3 करोड़ दे दो, 4 करोड़ दे दो, नहीं तो पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे। दिल्ली की सड़कों पे गैंग वॉर हो रहे हैं। महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। डेली दिल्ली में 17 बच्चों का अपहरण होता है। डेली दिल्ली में 10 महिलाओं का अपहरण हो रहा है। दिल्ली के अंदर ओपनली चाकूबाजी हो रही है, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, चेन स्नैचिंग हो रही है, चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं। पूरी दिल्ली दहशत में है और पूरी दिल्ली लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। कल योगी जी ने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कानून व्यवस्था ठीक कर दी है। मैं नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन अगर योगी जी सही कह रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने सभी गैंगस्टर्स का सफाया कर दिया है। अगर ऐसा है तो मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था अमित शाह जी के अंडर में सीधे आती है। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं और दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली की सुरक्षा, दिल्ली के लोगों को एक सुरक्षित जीवन देना, ये अमित शाह जी की सीधे जिम्मेदारी है। अगर योगी जी कह रहे हैं जैसे कि मैंने यूपी की कानून व्यवस्था ठीक कर दी, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अमित शाह जी को थोड़ा बिठा के समझाइए कैसे कानून व्यवस्था ठीक की जाती है। आप उनको बिठा के थोड़ा सा गाइड कीजिए, उनको थोड़ा समझाइए। अमित शाह जी करते हैं। तो अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में जब प्रचार के लिए पहुंचे थे तो फिर दिल्ली की खराब कानून व्यवस्था का जिक्र उनकी तरफ से भी किया गया था और उन्होंने बताया था कैसे यूपी की कानून व्यवस्था उन्होंने बेहतर कर दी है। तो योगी जी जरा अमित शाह जी को भी समझा दें, जरा उनको भी गाइड कर दें, क्योंकि दिल्ली की कानून व्यवस्था सीधे सीधे अमित शाह के अंडर आती है, ये कहकर निशाने पर बीजेपी को ले रहे थे अरविंद केजरीवाल। आपने सुना। मैं आगे बढ़ रही हूं, अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के भंडारा में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में धमाका हो गया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ये जो धमाका हुआ है, इसमें 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है। बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के भंडारा से। महाराष्ट्र के भंडारा में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में धमाका। ये तस्वीर भी आपके सामने है और इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धमाका कितना भीषण रहा। 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है। धमाके के बाद भीषण आग लग गई और उसी आग की जो लपटें हैं वो नीचे की तरफ, और उन लपटों से निकलता हुआ ये काला घना धुआं ऊपर आसमान में गुबार की तरह उठता हुआ नजर आ रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी रजत वशिष्ठ इस वक्त मौजूद है और जरा जानते हैं रजत वशिष्ठ से, ये धमाके के बाद जाहिर सी बात है यहां पर आग लगी होगी जिसकी चपेट में आकर 5 लोगों की मौत की खबर है। अभी की स्थिति पूरी तरीके से काबू में कर ली गई है। रजत, अपडेट क्या है? जी, जिस वक्त ये धमाका हुआ करीब 10:30 से 11:15 के बीच, उस समय इस इमारत में 14 कामगार जो है वो कार्यरत थे। जो जानकारी अब तक सामने निकल के आई है, जिसे आधिकारिक तौर पर पुष्टि तो जिसकी नहीं हो पाई है, लेकिन जो 5 लोग हैं वो उनकी मौत होने की जानकारी सामने आ रही है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं की गई है। जबकि 4 से 5 लोगों को वहां से गंभीर जख्मी अवस्था में जो है वो बाहर निकाला गया है और उन्हें अस्पताल की ओर रवाना किया गया है। मौके पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अधिकारियों के अलावा अग्निशमन दल और पुलिस के अधिकारी जो है वो मौजूद हैं और बचाव कार्य जो है वो जोर शोर से किया जा रहा है। रजत, आप रहिए मेरे साथ। मैं इस वक्त दर्शकों को यह बड़ी जानकारी दे देती हूं कि ये 5 लोगों की मौत, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। अभी सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जो धमाका हुआ है उसमें 5 लोगों की मौत
सूत्रों के हवाले से यह खबर है। फिलहाल आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हुई है, एक बार फिर से हम दोहरा दें। और साथ ही 4 से 5 लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। फायर ब्रिगेड की टीम्स मौके पर मौजूद हैं, सुरक्षाकर्मी मौके पर मौजूद हैं, हालात का निरीक्षण लिया जा रहा है, राहत और बचाव कार्य को तेजी से अंजाम दिया जा रहा है। जल्दी से एक बार फिर से रुक करेंगे, रजत वशिष्ठ हमारे साथ मौजूद है और जरा जानते हैं रजत से, आग पर काबू पा लिया गया है क्या रजत, या अभी भी राहत और बचाव कार्य आगे बढ़ाया जा रहा है? जिस वक्त धमाका हुआ उसके बाद काफी बड़े तौर पर वहां पे लपटें उठी थी और धुआं जो है वो कई किलोमीटर दूर तक देखा जा सकता था। इस समय बचाव कार्य शुरू है और जो जख्मी थे उन्हें तुरंत बाहर निकालकर अस्पताल की ओर रवाना किया गया है, जबकि जो अन्य कामगार हैं, करीब 14 कामगार उस वक्त वहां पे काम कर रहे थे, तो उनका जो उन्हें इस समय खोजा जा रहा है, उनकी क्या स्थिति है इसकी जानकारी ली जा रही है। अभी भी आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया है। आग पर अभी काबू नहीं पाया गया है। 5 लोगों की मौत की खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। आधिकारिक पुष्टि अभी इसकी नहीं की गई है। 4 से 5 लोग बेहद घायल अवस्था में जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऐसे में महत्वपूर्ण यह हो जाता है रजत कि यह धमाका हुआ क्यों, इसकी कोई वजह सामने आ रही है क्या अभी तक? जी, अब तक इसकी कोई वजह सामने नहीं आ पाई है। जिस वक्त ये धमाका हुआ 10:30 से 11:45 के करीब ये धमाका हुआ है और उस समय वहां पर 14 जो कामगार हैं वो काम कर रहे थे और उसी दौरान ये धमाका हुआ है। इसमें कोई मानवीय चूक है या कोई अन्य कारण है, ये इसकी स्पष्टता अभी तक नहीं हो पाई है। बहुत धन्यवाद आपका रजत वशिष्ठ इस तमाम जानकारी के लिए। तो आखिरकार धमाके की वजह क्या है, इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन धमाका बहुत जोरदार था। 5 लोगों की मरने की खबर है, 4 से 5 लोग जो हैं वो घायल गंभीर रूप से बताए जा रहे हैं। और फिलहाल दमकल कर्मी जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं और जो भीषण आग लगी थी धमाके के बाद उस पर काबू पाने की कोशिशें अभी भी जारी हैं। और अब एक बार फिर उत्तर प्रदेश मिल्कीपुर का उपचुनाव, जिसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार के लिए पहुंचे और बड़ा संदेश उनकी तरफ से दिया गया, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार में साफ संदेश दिया है कि देश एकता से ही अखंड रहेगा। ये बड़ा योगी संदेश जो दिया गया है चुनाव प्रचार में। जातिवाद, परिवारवाद, ये वो 2 बड़े इविल्स गिनाए गए हैं। एकता के मार्ग में जो बड़ी चुनौतियां हैं उसमें जातिवाद और परिवारवाद का जिक्र योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया। संगम का एक ही संदेश है, महाकुंभ का एक ही संदेश या त्रिवेणी का एक ही संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। बहनों और भाइयों, एकता, एकता के मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती है जातिवाद, सबसे बड़ी चुनौती है परिवारवाद, और आज उसी परिवारवाद पर प्रहार करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। और इस बीच मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी माफिया अपराधियों को बचाती थी। समाजवादी पार्टी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया और जब कोई माफिया मरता है तो समाजवादी पार्टी आंसू बहाती है। तो जोरदार हमला समाजवादी पार्टी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने एक बात कही थी समाजवादियों के लिए। उन्होंने कहा था, संपत्ति और संतति के चक्कर में जो पड़े वह समाजवादी नहीं। आप मुझे बताओ, ये आज के समाजवादी तो संपत्ति के ही चक्कर में ज्यादा पड़े हैं। तो सुन रहे थे आप योगी आदित्यनाथ को, जिनके निशाने पर सीधे सीधे समाजवादी पार्टी योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया कि समाजवादी पार्टी जो है वो माफियाओं को, अपराधियों को बचाने का काम करती आई। उत्तर प्रदेश की सत्ता में जब समाजवादी पार्टी का राज था तो फिर अपराधियों का बोलबाला था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने एक बात कही थी समाजवादियों के लिए।
उन्होंने कहा था संपत्ति और संतति के चक्कर में जो पड़े वह समाजवादी नहीं। आप मुझे बताओ, ये आज के समाजवादी तो संपत्ति के ही चक्कर में ज्यादा पड़े हैं। जो प्लॉट खाली है वह प्लॉट हमारा है, उस पे सब जगह इनके झंडे लग जाते थे, जगह जगह झंडे लग जाते थे, कब्जा कर लेते थे। इनका झंडा अपराधी और माफियाओं को बचाने के लिए था। और बहनों और भाइयों, इनकी सहानुभूति कभी किसी गरीब के प्रति नहीं होती है, किसी कमजोर के प्रति नहीं होती है। ये लोग उस हर कार्य का विरोध करते हैं। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का, पूर्व मुख्यमंत्री का बयान महाकुंभ को लेकर के, जब पूरा देश और पूरी दुनिया प्रयागराज की धरती की ओर आकर्षित हो रही है, तब ये रोज महाकुंभ के बारे में दुष्प्रचार करते हैं। तो ये एक के बाद एक जोरदार हमले जो योगी आदित्यनाथ की तरफ से मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए प्रचार करने जब योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो वहां पर मंच से समाजवादी पार्टी पर बोले गए। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया इस वक्त मौजूद हैं। अनुराग जी, योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी उसके कुशासन को याद दिलाते हुए इस बात को रेखांकित कर रहे थे कि सहानुभूति समाजवादी पार्टी वालों की कमजोर के साथ नहीं बल्कि माफियाओं के साथ रहती है। अनुराग जी, देखिए, बहुत सीधी सी बात है, महाकुंभ चल रहा है। इस समय हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे कि किसी तरह की बात हो। हम समाजवादी लोग हमेशा से प्रेम की भाषा की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं और विकास की राजनीति करते हैं। हम दूसरों की सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है कि सत्ता पक्ष ये बताए कि उन्होंने जनता के लिए क्या किया। सत्ता पक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं होती कि आप विपक्ष को कोसो। विपक्ष तो चलो, विपक्ष को तो जनता ने विपक्ष में बैठाया है कि वो हम सत्ता पक्ष की कमजोरी को गिनाएं। सवाल ये है कि सरकार अपनी कामयाबी, अपने काम क्यों नहीं गिनाती? सरकार वही बातें कर करके कब तक जनता के साथ अपना वोट मांगेगी? उनकी जिम्मेदारी बनती है सरकार को बताएं सरकार ने क्या काम किया, गिनाएं अपने काम। काम क्यों नहीं सरकार गिना पा रही? इसके मतलब सरकार ने कोई काम नहीं किया तो नहीं गिना पा रही है। नहीं तो योगी आदित्यनाथ तो भ्रम दूर कर रहे हैं ना जनता का। वो कह रहे हैं कि साहब जातिवाद परिवारवाद के नाम पर ये लोग जनता को बांटने का काम करते हैं। इसी को लेकर तो मिल्कीपुर उपचुनाव प्रचार में उतरे हुए योगी आदित्यनाथ। अनुराग जी, तो जनता तो जानती है ना कि नफरत की राजनीति इस देश में कौन करता है। जनता तो जानती है ना कि विकास की राजनीति समाजवादी लोग करते हैं और प्रभु के आदर्शों आचरणों पे चलते हैं। इसलिए हमें अयोध्या में प्रभु ने आशीर्वाद दिया और लगातार आशीर्वाद दे रहे हैं। अभी हमें 43 सीटें भी दी लोकसभा में। तो हम तो जनता की बात करते हैं ना कि जनता को कैसे आगे बढ़ाना है, जनता के कैसे मुद्दों को हमें बात करनी है। जनता के मुद्दों पे बात नहीं होती है। हमेशा राजनीति ठीक नहीं लगती है। राजनीति विकास की हो तो अच्छा लगता है, राजनीति सिर्फ बुराई की हो तो आप जानते हैं कि बुराई की राजनीति का मतलब होता है कि कोई लेकिन अनुराग जी ये तो एकता का संदेश है ना जो योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं। तो ये एकता के संदेश वाली राजनीति भी समाजवादी पार्टी को अच्छी नहीं लगती क्या अनुराग जी? एकता की राजनीति कब? एकता की राजनीति तो ये होती है कि जब आप समाज को जोड़ने की बात करो, नफरत की बात बंद करो, समाज में एक ऐसा माहौल पैदा करो जिससे कि समाज, हिंदुस्तान आगे बढ़े, हिंदुस्तान के लोग आगे बढ़े, हिंदुस्तान की जो आम आदमियों की जो असुविधाएं वो दूर हों, सबको रोजगार मिले, महंगाई कम हो, किसानों का सम्मान हो, महिलाओं का सम्मान हो, कैसे मेडिकल फैसिलिटी बढ़े, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, कैसे लोगों की जिंदगी में खुशहाली रहे, ये बातें हो ना। अच्छा ठीक है। अनुराग जी मैं जरा सा आपको रोक रही हूँ। हमारे साथ देखिए बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता विधायक भी हैं, शलभ मणि त्रिपाठी जुड़ गए हैं। शलभ जी बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। योगी आदित्यनाथ ने मंच से जो बातें कही हैं उसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। सवाल मेरा ये है, जो समाजवादी पार्टी कह रही है वो कह रही है कि ये तमाम बातें तो अपनी जगह हैं, लेकिन यहाँ पर जो जनता के लिए काम कर रहे हैं जरा उसका जिक्र तो कर देते योगी आदित्यनाथ। अनुराग भदौरिया कह रहे हैं जनता के लिए कुछ किया नहीं है और अब मंच से समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं, क्यों? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कल ही कहा है कि प्रयागराज कुंभ को पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी कैबिनेट में हमारे साथ बहुत सारे सम्मानित विधायकों ने किस प्रकार से कुंभ में जाके स्नान किया और दिल्ली में पूछा भाई कि आप बताइए कि क्या यमुना जी में आप स्नान करा सकते हैं क्या? तो ये काम अगर नहीं दिखता समाजवादी पार्टी के लोगों को, इतना शानदार महाकुंभ हो रहा है,
अयोध्या की बिल्कुल तस्वीर बदल गई है। इन्होंने फैजाबाद बना के रखा था, तो फैजाबाद में न नालियां थी, न सड़कें थी, न वहां पे लोगों के लिए सुविधाएं थी, बिजली मिलती नहीं थी। आज अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, ये काम नजर नहीं आएगा। काशी में कितना बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, काशी इनको नजर नहीं आएगा, इनको लखनऊ नजर नहीं आएगा, इनको बसरा नजर नहीं आएगा। मैं जवाब ले लेती हूँ। अनुराग भदौरिया, सुना आपने, शलभ मणि त्रिपाठी ने यहाँ पर सिलसिलेवार तरीके से अयोध्या से लेकर प्रयागराज से लेकर काशी से लेकर मथुरा से लेकर राजधानी लखनऊ तक सब जगह के काम गिना दिए। आइए, अच्छा ये बताइए कि कुंभ तो 12 साल बाद आता है, महाकुंभ, इसमें बीजेपी का क्या योगदान है कि 12 साल बीजेपी ले आई? अरे भाई, व्यवस्था तो बनाई ना उन्होंने, वो व्यवस्था का जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गंगा इतनी निर्मल है कि वहां पर सब लोग डुबकी लगा पा रहे हैं। हाँ जी, अरे वो कह रहे कुंभ, वही तो मैं उस पे आ रहा हूँ। वो कह रहे कुंभ हमने करवाया। अरे कुंभ तो 12 साल बाद आता है। जब 2013 हमारी सरकार थी तो महाकुंभ तब भी हुआ था। आज 12 साल बाद फिर कुंभ आया है, तो कुंभ हो रहा है। इसमें बीजेपी कहाँ से ले आई? दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हमारे नेताओं ने डुबकी लगाई। अरे आपके नेता क्या, वहाँ पूरा देश डुबकी लगा रहा है? आपके नेता ने डुबकी लगाई, ये आपके कैबिनेट ने डुबकी लगाई, ये खबर बनी। आम जनता डुबकी लगा रहा, खबर नहीं बनेगी। कमाल है भाई। अगर आपको राजनीति करनी है तो प्रभु की जगह तो मत कीजिए ना। राजनीति करने की जगह बहुत होती है, पर वहाँ तो आस्था का विषय है। श्रद्धालु आते हैं वहाँ पे, कहिए श्रद्धालु थे। आप उनको बोल रहे मेरे कैबिनेट के नेताओं ने डुबकी लगाई, मतलब नेता थे, श्रद्धालु नहीं थे। वो श्रद्धालु बन के उन्होंने डुबकी नहीं लगाई। अनुराग भदौरिया, काम तो हुआ ना, तभी तो महज 10-11 दिन में ही करोड़ों लोग अब तक डुबकी लगा चुके हैं और सब कुछ बड़े व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। श्रद्धालु जो हैं वो बेहद खुश होकर वापस लौट रहे हैं। हम तो लगातार कवरेज दिखा रहे हैं, आम लोगों से बात कर रहे हैं। हाँ, तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ, 2013 में जब कुंभ हुआ था, महाकुंभ हुआ था जी, तब भी 13 करोड़ लोग आए थे। अच्छा, तब भी आए थे ना। आज 12 साल बाद अगर उसके 2 गुने या 2.5 गुने 3 गुने आते तो कौन सी बड़ी बात भाई? तो पब्लिक बढ़ती है ना दिन पे दिन। कुंभ पहले, जब सबसे पहले कुंभ हुआ होगा, ठीक है। तो शलभ मणि त्रिपाठी जी, ये तो जिम्मेदारी है सरकार की। जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी और तब महाकुंभ हुआ था, उन्होंने भी ऐसी व्यवस्था की थी। अब आप लोग सत्ता में हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसका फिर प्रचार प्रसार क्यों? बिल्कुल जिम्मेदारी है, यही तुम कहना चाहते हैं। हमने बहुत अच्छी बात कही अनुराग जी ने, जिम्मेदारी है। और जब इनको जिम्मेदारी मिली थी तो इन्होंने जिम्मेदारी किसको दी? मोहम्मद आजम खान को। नतीजा ये हुआ कि स्टैम्पेड हुआ, भगदड़ हुआ, वहां पर लोग हताहत हुए। कुंभ में बहुत सारे लोगों की जानें गई, लोग जख्मी हुए, आज भी बहुत सारे लोग दिव्यांग हो गए। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? समाजवादी पार्टी की सरकार। इनकी तो पूरी कोशिश रहती थी कि किस प्रकार से जो दावतें होती हैं, रोजा इफ्तार की दावतें होती हैं, वो शानदार हो जाए, उर्स शानदार हो जाए। लेकिन कोई भी हमारे जो धार्मिक आयोजन होते हैं उस पर इनकी कोई कोशिश नहीं थी जी बेहतर हो पाए। इसलिए इनके समय का कुंभ देख लीजिए, हमारे समय का महाकुंभ देख लीजिए, आज अयोध्या देख लीजिए, इनका फैजाबाद देख लीजिए। ठीक है शलभ जी, बहुत शुक्रिया आपका। अनुराग जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। समय मेरे पास इतना ही है, मैं जल्दी से आगे बढ़ूंगी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां सैफ अली खान पर हमले के आरोपी को अदालत में पेश किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। रिमांड जो है आरोपी की वो आज खत्म हो रही है और ऐसे में आरोपी शरीफुल को आज कोर्ट में पेश कर रही है मुंबई पुलिस। मुंबई पुलिस की तरफ से कोशिश ये कि आरोपी शरीफुल को और रिमांड पर लिया जाए। फिलहाल आरोपी शरीफुल को कोर्ट में पेश कर दिया गया है और इससे पहले ही मुंबई पुलिस की तरफ से जो क्राइम सीन था उसको रिक्रिएट किया गया। आपने देखा पिछले दिनों किस तरीके से आरोपी शरीफुल को लेकर जो मौका वारदात था वहां पर मुंबई पुलिस की टीम पहुंची थी, वहां पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। इसके अलावा सैफ अली खान, करीना कपूर खान और साथ ही उनके घर में मौजूद अन्य लोग जो इस वारदात के गवाह थे, उन सब के बयान भी पुलिस की तरफ से दर्ज कर लिए गए हैं। और वो जो हथियार था जिससे शरीफुल ने सैफ अली खान पर हमला किया था, वो चाकू जो टुकड़ों में बंट गया था, उसके भी 3 टुकड़े पुलिस बरामद कर चुकी है। और ऐसे में अब पुलिस की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि पुलिस ने एक मजबूत केस आरोपी शरीफुल के खिलाफ बना लिया है। अब आगे क्या होगा इस मामले में, सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद हैं, उनसे और डिटेल्स लेंगे। लेकिन फिलहाल तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। आरोपी शरीफुल कोर्ट में पेशी के लिए लेकर पहुंची पुलिस की टीम। जरा मृत्युंजय के पास ही चलते हैं और जरा जानते हैं मृत्युंजय से। मृत्युंजय, और रिमांड लेना चाहेगी मुंबई पुलिस आरोपी शरीफुल का भी? बिल्कुल, देखिए आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद को बांद्रा पुलिस थाने से लेकर बांद्रा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ले जाया गया है। अभी 2 मिनट पहले ही आरोपी को यहां से निकाला गया है और सीधे कोर्ट ले जाया जाएगा। आरोपी का मेडिकल कल रात को ही हो चुका था, जो मेडिकल 24 घंटे तक वैध रहता है और आरोपी को पुलिस लेकर निकली है कोर्ट के लिए। अगले
3 से 4 मिनटों के अंदर ही कोर्ट पहुंच जाएगा आरोपी, क्योंकि बांद्रा कोर्ट और बांद्रा पुलिस स्टेशन की दूरी महज 5 मिनटों की है और 5 से 7 मिनटों की है और पुलिस कॉन्वॉय में आरोपी को ले जाया गया है। आपको बता दें कि 5 दिनों की पुलिस रिमांड के दौरान पुलिस ने कई कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की, सबूतों को इकट्ठा किया, लेकिन मुंबई पुलिस के सूत्र हमें बता रहे हैं कि आरोपी के अतिरिक्त रिमांड की मांग पुलिस करेगी। पुलिस अभी और भी पूछताछ करना चाहती है और भी सबूतों को इकट्ठा करना चाहती है और भी कड़ियों को जोड़ना चाहती है। पुलिस जो आगे की जांच है, सबसे पहले तो ये कि भारत में किस प्रकार से दाखिल हुआ, इसके मददगार कौन थे, साथ ही साथ जिस व्यक्ति के नाम पर इसने सिम कार्ड लिया था उसका भी बयान पश्चिम बंगाल में दर्ज किया जाना है, जिसका नाम सामने आया था, जिसके आधार कार्ड के नाम पर इसको सिम कार्ड मिला था, उसका बयान दर्ज किया जाएगा। साथ ही साथ मुंबई में किस आधार पर इसे नौकरी मिली, किसके कहने पर नौकरी मिली, क्या कोई इसका मददगार था, कोई ऐसा व्यक्ति था जो इसे हाई प्रोफाइल एरिया और हाई प्रोफाइल घरों के बारे में दिखाता था, ऐसे लोगों का बयान अभी दर्ज किया जाना बाकी है। तो पुलिस ने जो प्राथमिक जांच 5 दिनों की है, उस 5 दिनों में फिंगरप्रिंट के मिलान कर लिए हैं और 19 जगह पर सैफ अली खान के घर की खिड़कियों, सीढ़ियों पर, घर के जो अपार्टमेंट है वहाँ पर 19 फिंगरप्रिंट मिले थे, जिसका मिलान हो गया है, ऐसा पुलिस सूत्र बता रहे हैं। साथ ही साथ आरोपी को घर ले जाकर सीन रिक्रिएट किया गया, आरोपी को उन जगहों पर ले जाया गया जहां पर घटना के बाद आरोपी गया हुआ था। मसलन आरोपी को पटवर्धन गार्डन ले जाया गया जहां पर वो घटना के दिन सुबह 2 घंटे तक बैठा हुआ था, सोया था। आरोपी को बांद्रा रेलवे स्टेशन लेकर गए, आरोपी को बांद्रा तालाब लेकर गए जहां पर चाकू का तीसरा हिस्सा बरामद किया गया। आरोपी को वर्ली ले जाया गया था जहां पर वो काम करता था। साथ ही साथ उन लोगों के बयान दर्ज किए गए जहां पर ये व्यक्ति गया हुआ था। दादर में ये मोबाइल की एक दुकान पर गया था। मुझे ये बता पाएंगे आपकी अब पुलिस की तरफ से जो दोबारा रिमांड की मांग की जाएगी अदालत के सामने, तो उसको लेकर पुलिस अदालत से क्या बताएगी? मतलब पुलिस और क्या चाहती है, क्यों रिमांड पर और लेने की जरूरत है इस आरोपी को? क्योंकि जिस तरीके से आप जानकारियां दे रहे हैं उसके हिसाब से तो पहले ही ये एक वाटर टाइट केस है जो इस आरोपी के खिलाफ पुलिस तैयार कर चुकी है। मृत्युंजय, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, अपना प्रश्न दोहराएं। जी, मैं ये समझना चाह रही हूँ मृत्युंजय कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं पुलिस ने अभी तक इस मामले में जो जांच की है, इस आरोपी के साथ अलग अलग जगह जो इसको लेकर गई है, निशानदेही और जो सबूत बरामद किए हैं, उसके आधार पर तो पहले ही इसके खिलाफ एक वाटर टाइट केस पुलिस तैयार कर चुकी है। ऐसे में अब और रिमांड जब इसकी पुलिस मांगेगी तो फिर इसकी जरूरत अदालत के सामने क्या बताई जाएगी? देखिए, बिल्कुल आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने, और पुलिस अब तक के जांच में क्या कुछ पुलिस को हासिल हुआ है, पुलिस किस प्रकार से सीक्वेंस को एस्टेब्लिश कर पाई है और कौन से सीक्वेंस अभी एस्टेब्लिश करने बाकी हैं, पुलिस को कौन से सबूत मिल चुके हैं, कौन से सबूत मिलने बाकी हैं, किन तथ्यों को वेरीफाई करना बाकी है। आरोपी ने पकड़े जाने के बाद जो दावे किए थे, जो उसमें क्या सच्चाई है और क्या अपनी जान बचाने के लिए आरोपी ने कहे थे, इसको वेरीफाई करना पुलिस का काम है। इसीलिए पुलिस चाहेगी कि कुछ दिनों की अतिरिक्त रिमांड की मांग की जाए और कोर्ट ये तय करेगा कि पुलिस जब जो दलील देगी उसके आधार पर कोर्ट तय करेगा कि क्या वाकई में अतिरिक्त पुलिस कस्टडी की आवश्यकता है, क्या वाकई में 5 दिन काफ़ी नहीं थे, या फिर अभी आरोपी को 2 से 3 दिन तक और कस्टडी में भेजा जा सकता है। उसके आधार पर आगे की पुलिस तहकीकात करेगी। तो पुलिस का जो सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस पूरा प्रयास करेगी कि आज कोर्ट में दावा किया जाए, सबूत पेश किए जाए और कुछ दावे किए जाएं कि आखिरकार आगे किन कड़ियों को जोड़ना है, क्या सबूत इकट्ठा करना है, इसके आधार पर अतिरिक्त रिमांड की मांग पुलिस करेगी। बिल्कुल, और साथ ही महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है क्योंकि ये आरोपी जो है वो भारत का नागरिक नहीं है, ये बांग्लादेश से आया है और ऐसे में ये बांग्लादेशी घुसपैठ जो मुंबई में हो रही है उसकी कड़ियों को उजागर करने के लिए भी कहीं ना कहीं पुलिस के लिए महत्वपूर्ण होगा कि इसकी और रिमांड ली जाए। मृत्युंजय, बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही और सबसे महत्वपूर्ण विषय यही है कि आरोपी का बैकग्राउंड, आरोपी आखिरकार बांग्लादेश से भारत आया कैसे। जिस प्रकार का उसने बयान दिया है कि वो बांग्लादेश से डाउकी नदी पार करके मेघालय आया, मेघालय से पश्चिम बंगाल आया, पश्चिम बंगाल में आने के बाद उसने आधार कार्ड बनाने का प्रयास किया, हालांकि उसका आधार कार्ड नहीं बना तो एक नकली आधार कार्ड विजय दास के नाम से बनवाया और कुछ दिनों तक वो कलकत्ता में रहा, उसके बाद वहाँ से वो मुंबई आया। तो इस दौरान उसका कहना है, उसने जो पुलिस को बताया है कि उसके कई एजेंट ने पैसे लेकर उसकी मदद की। अब पुलिस को जांच में यह भी पता लगाना है कि आखिरकार वो मददगार कौन थे, वो मददगार किस प्रकार से बांग्लादेश से नागरिकों को भारत में लाते थे और यहाँ पर उसके साथ में जो सूत्र बता रहे कि और भी लोग, संभावना है कि और भी लोग भारत में दाखिल हुए हो, तो इस नेक्सस को भी तोड़ना है।
सैफ अली खान का केस तो बिल्कुल चल रहा है, पर साथ ही साथ ये जो अवैध बांग्लादेशी भारत में नदी पार करके दाखिल हुए हैं, इसकी जांच भी पुलिस करेगी। इसके लिए मुंबई पुलिस को एक टीम को पश्चिम बंगाल जाना होगा, वहां पर जहां से सिम कार्ड हासिल किया था उस व्यक्ति का बयान दर्ज करना होगा, वहां पर कहां कहां ठहरा हुआ था कलकत्ता में और अन्य जगहों पर, वहां लोगों के बयान दर्ज करने होंगे, और नदी पार करके कैसे वो भारत में दाखिल हुआ, किन लोगों के साथ दाखिल हुआ और इसके मददगार कौन थे, एजेंट कौन थे, उसके बारे में भी पुलिस जांच करेगी। तो इन तथ्यों को, इन कड़ियों को भी जोड़ना है। पुलिस का प्रयास यही होगा कि एक तरफ सैफ अली खान के जो केस है इसकी तो जांच की जा रही है, पर जो इसका बांग्लादेशी कनेक्शन है इसकी भी जांच की जानी चाहिए। तो पुलिस इसके लिए अलग से टीम बनाकर इसकी जांच करेगी और आज संभावना है कि कोर्ट में इस बात का जिक्र जरूर करेगी कि बांग्लादेशी एंगल की जांच अभी बाकी है, जिसके लिए अतिरिक्त रिमांड की आवश्यकता है, और ऐसी संभावना है कि कोर्ट अगर उससे सहमत होगा तो इस आरोपी को अगले कुछ दिनों तक पुलिस रिमांड में और भेजा जा सकता है। आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी की। बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, जहां वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक में नोकझोंक की जानकारी मिल रही है। एक दिन के लिए विपक्ष के 10 सांसद को सस्पेंड किया गया है। जेपीसी की बैठक 27 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेपीसी की बैठक बुलाई गई थी, इसमें नोकझोंक हुई है और एक दिन के लिए विपक्ष के 10 सांसदों को सस्पेंड किया गया है। साथ ही जेपीसी की ये बैठक 27 जनवरी तक के लिए स्थगित हो गई है। टीएमसी के कल्याण बैनर्जी और बीजेपी के निशिकांत दुबे में नोकझोंक की जानकारी है। कल्याण बैनर्जी ने जल्दबाजी में बैठक बुलाने का आरोप लगाया था। निशिकांत दुबे ने कल्याण बैनर्जी की इस बात का विरोध किया था और इसी विरोध के दौरान नोकझोंक हुई है। हम लोग बहुत बार रिक्वेस्ट किया है, इसको बंद कीजिए, इसको बंद कीजिए, 331 में लीजिए, देखिए इस रिक्वेस्ट नहीं सुना। कल जब हम लोग रात लैंड किया है दिल्ली में, सब्जेक्ट हैज बीन चेंज। पहले बोला था क्लॉज वाइज होगा, उसने हम लोग कहा सब्जेक्ट रात 11:30 बजे चेंज कर दिया और बोल दिया 25 में मीटिंग नहीं होगा। क्यों? उन्होंने सिर्फ इधर बैठा है, लेकिन किसी का एजेंडा फिलअप करने के लिए कर रहा है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड। और दिल्ली इलेक्शन है इसलिए उनको जल्दीबाजी है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड। हम लोग बार बार रिक्वेस्ट किया तब भी वो नहीं सुनता है। हम लोग को सोचता है हम लोग उनका डोमेस्टिक एम्प्लॉय है और वो लोग सोचता है सब डेप्यूटी होम मिनिस्टर है। विपक्ष के ही लोगों का ये विचार है, खासकर ओवैसी साहब का, कि जम्मू कश्मीर के जो पूरे रिप्रेजेंटेशन है उसको हमने नहीं सुना और मीरवाइज को बुलाना चाहिए। आज मीरवाइज को बुलाने के लिए ही इस मीटिंग को क्लॉज बाय क्लॉज जो मीटिंग होनी थी हम लोगों की 24 और 25 में, इसको चेयरमैन ने पोस्टपोन किया अपोजिशन के सजेशन के आधार पर। लेकिन आज जब मीरवाइज के पहुंचने का था, सबसे पहले कश्मीर के बारे में विपक्षियों की क्या व्यूज़ है, विचार है, आज ये एक्सपोज हुआ। और एक्सपोज ये हुआ कि मीरवाइज वहाँ बैठे रहे, मीरवाइज के सामने इन लोगों ने हंगामा किया, बदतमीजी की, और ये कहीं से भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के खिलाफ है। तो अब 27 जनवरी तक के लिए ये बैठक स्थगित कर दी गई है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, सैफ के हमलावर शरीफुल को 29 जनवरी तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। उसे कोर्ट में पेश किया गया। तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जब उसे कोर्ट ले जाया गया, और अब 29 जनवरी तक उसकी पुलिस कस्टडी को बढ़ा दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सैफ के हमलावर शरीफुल की कस्टडी बढ़ा दी गई है। 29 जनवरी तक अब वो रहेगा। मृत्युंजय हमारे सहयोगी जुड़ गए। जी मृत्युंजय। बिल्कुल बड़ी खबर है, सैफ अली खान मामले में पुलिस कस्टडी मिल गई है। आरोपी की 5 दिनों की पुलिस कस्टडी है। 29 जनवरी तक की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। शरीफुल इस्लाम शहजाद जो आरोपी है सैफ अली खान के घर में चोरी की कोशिश और उन पर हमला करने का, आपको बता दें कि सबसे पहले पुलिस जांच टीम ने 7 दिनों के पुलिस रिमांड की मांग की थी। उन्होंने दलील ये दिया था कि आरोपी के कपड़े हमने बरामद कर लिए हैं, लेकिन इस वारदात के दौरान आरोपी ने जो जूते पहने थे वो जूते अभी तक बरामद नहीं किए हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कहा था कि हमें इसका एफएसएल जांच करना बाकी है, जो सीसीटीवी में आरोपी कैद हुआ है, जो तस्वीर कैद हुई है, और इस आरोपी की हमें पहचान करनी है। साथ ही साथ हमें कुछ और महत्वपूर्ण बयान दर्ज करने हैं। आगे पूरी अपडेट हासिल करेंगे आपसे मृत्युंजय। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।